हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट एंड क्लियर बॉटनी। सो बेटा, एक बार आप लोग जरूर बताना कि आप लोग की स्टडीज कैसी चल रही हैं। बाकी आज हम लोग बेटा अपना स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का अपना सेकंड चैप्टर, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है। सो ये जो जेनेटिक्स यूनिट है बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके बिहाफ पे मैं आपको बहुत सारे चीजें बताऊंगी कि कौन सी हमारी यूजुअली स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें किस तरीके से कंटेंट पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस वहां से आते हैं, और अपना नीट का कंटेंट तो श्योरली हम लोग कर ही रहे हैं। सो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पहले मैं आपको इस चैप्टर की हेडिंग जो है ये समझाऊंगी, बेसिकली इसका मतलब क्या है। फिर इसके बाद में हम लोग अपना ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। टिल जो बच्चे आज वेरी फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, भाई प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करना मत भूलना। ठीक है। सो हेडिंग डालते हैं हम लोग, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल of inheritance and variation। ठीक है। तो एक बार यहाँ पर मैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन इन दोनों का मतलब आपको बेटा बता देती हूँ। इसके बाद में हम लोग अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। देखो, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जैसे पेरेंट हैं, ठीक है, मदर हैं, फादर हैं। सो इन दोनों से जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे, उन गैमेट का ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फ्यूजन होता है तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू द न्यू जनरेशन। ठीक है। सो जो कैरेक्टर हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, इस ट्रांसफर होने वाले प्रोसेस को, इसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजिनी ऑफ पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या होता है कि जो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं वो तो हमारे इनहेरिटेंस हो गए, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट एग्जैक्ट द कार्बन कॉपी टू देयर पेरेंट। तो क्योंकि वो अपने पेरेंट से कार्बन कॉपी नहीं है, तो उनके अंदर कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो पेरेंट के ट्रांसफर हुए होते हैं, और कुछ कैरेक्टर ऐसे हुए होते हैं जो नए कैरेक्टर फॉर्म हुए होते हैं। सो जो न्यू कैरेक्टर्स फॉर्म हुए होते हैं उस प्रोसेस को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो धीरे 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 करके वेरिएशन होता चला गया। और आप अगर देखोगे इवोल्यूशन के अंदर, तो ह्यूमन का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ, इन्हीं दोनों की वजह से। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ये हमारा जो जेनेटिक्स है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर पार्ट। इसे के बिहाफ पर हम लोग ये एज्यूम करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि भाई क्या क्या कैरेक्टर है एक्चुअल में। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जब पूरी मियोसिस हो रही होती है, ठीक है, तो जिस टाइम पर मियोसिस डिवीजन होती है, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो आके गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, तो नोबडी नोज अबाउट इट। जब फ्यूजन होता है तो उसमें कौन सा कैरेक्टर मदर का जाएगा, कौन सा फादर का जाएगा, उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो सब कुछ रैंडम सिलेक्शन होते हैं। तो ये इतना एक क्विक एंड वास्ट प्रोसेस होता है कि हमें नहीं मालूम इस चीज के बारे में कि कौन से ऐसे कैरेक्टर होंगे जो पेरेंट्स के, मदर, फादर या मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड, कोई भी कैरेक्टर होते हैं वो न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर, जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर पहुंच चुके होते हैं। और सम कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो उन्हें खुद से नए कैरेक्टर फॉर्म किए होते हैं। इसी वजह से तो हम कह सकते हैं ना कि जो हमारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं, जो हमारी प्रोजेनीज प्रोड्यूस हुई हैं, वो अपने मदर और फादर के जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होते। थोड़े थोड़े हम लोग रिजेंबल जरूर कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, लाइक किसी की आई
आईज हैं, ऐसा लगता है कि इसकी आईज हैं उसकी मदर जैसी हैं, किसी की नोज है वो उसके लगता है फादर जैसी है, किसी के लिप्स हैं, बट क्या कोई एग्जैक्टली बिल्कुल सेम हो सकता है? नहीं होता। तो यही है हमारा दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही इनहेरिटेंस भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही वेरिएशन भी कॉजेज होते हैं। क्योंकि जब ए सेक्सुअल हम देखेंगे तो ए सेक्सुअल के अंदर ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो जब भाई सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो वहां पर तो वेरिएशन आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि जो जो कैरेक्टर पेरेंट के पास है एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर पहुंच जाएंगे, एक ही पेरेंट के पास है, तो कोई मिक्सिंग नहीं होगी, कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, कुछ तो होगा ही नहीं। जब कुछ होगा ही नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं होगी कैरेक्टर की, तो नए ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ अलग से कैसे फॉर्म होगा? तो कुछ भी नहीं होता। इसीलिए जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं उनको हम लोग क्लोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं? दे आर क्लोन्स। बट जो हमारा यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर एज सच क्लोन्स फॉर्मेशन दैट इज प्योरली एब्सेंट। ठीक है ना? सो हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखवाती हूँ सबसे पहले जो जेनेटिक्स टर्म है, तो ये क्या है हमारा, इसका हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सो जेनेटिक्स क्या है? दैट इज जेनेटिक्स बेसिकली ये जो टर्म है, दिस टर्म इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट बेटेसन। टर्म given by scientist Peterson in 1906. ओके, बेसिकली अगर हम लोग जेनेटिक्स की बात करें तो इट इज अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, सो यहाँ पर अब मैं आपको सारे टर्म्स, जैसे हेरिडिटी है तो हेरिडिटी का मतलब ये है कि चीजें ट्रांसफर हो रही है, एक प्रोसेस है, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। जो कैरेक्टर ऐसे हैं जो पेरेंट के बिल्कुल सेम ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं उसको इनहेरिटेंस बोल देते हैं, वो इनहेरिटेड ट्रेड्स हो जाते हैं। और वेरिएशन जो आगे न्यू डिफरेंस फॉर्म करते हैं बेसिकली। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं बेटा एक बार इसकी। फर्स्ट वन दैट इज द heredity, that is the transfer of genetic character, transfer of genetic character from parents to offsprings. This is known as heredity. Next one, next terminology, that is the inheritance. Inheritance, that is the process, it is a process by which genetic characters or traits passes from one generation to the next generation. So one generation to the next generation, that is known as inheritance. Okay, and last terminology, that is known as variation. Variation क्या है? It is a degree of differences in the progeny and between the progeny
ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, तो जो भी पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में जो नए डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, दिस इज नोन एज वेरिएशन। ठीक है, सो ये है हमारी बेटा टर्मिनोलॉजीज। नाउ अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जेनेटिक्स की, तो इस जेनेटिक्स के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा जेनेटिक्स पार्ट है, दिस जेनेटिक्स पार्ट बेसिकली यहाँ पर हम इसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं फर्स्ट वन, दैट इज द प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक हमारा है दैट इज द प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट बेसिकली जो पूरा जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स को वेरी फर्स्ट टाइम बाय द हाइब्रिडाइजेशन मेथड, इसमें सबसे पहली बार साइंटिस्ट ग्रिगोर जॉन मेंडल ने, ठीक है, सबसे पहली बार जेनेटिक्स के बारे में बताया था। उनसे पहले एक्चुअल में बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बट उनको ये एग्जैक्टली पता नहीं थी कि ये चीज होती क्या है, क्योंकि वो जो बहुत पुराना टाइम था, उस टाइम में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतने ज्यादा चीजें नहीं थी जिसके बारे में आप ये चीज पता कर सको। ये बात सबको मालूम थी कि जो भी आगे ये चीजें वेरिएशन वगैरह हो रही हैं, ये हो तो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, बट ये क्या कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, कब होती हैं, इसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने मेंडल के रिसर्च से पहले कुछ अपने कॉन्सेप्ट दिए थे, कुछ अपनी थ्योरीज दी थी, तो उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं इन अ कैटेगरी ऑफ अ प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के बाद में हमारा आता है मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो मेंडल के अपने कॉन्सेप्ट थे कि मेंडल ने कैसे कैसे वर्क किया था, कहां पर वर्क किया था, किस तरीके से किया था, कितने ईयर्स लगे थे, मेथड कौन सा था, अपने न्यूज़पेपर में उन्होंने क्या क्या चीजें करी थी, जितनी भी सब चीजें हैं उसके बिहाफ पे उन्होंने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड ये क्रॉसेस दिए थे। ठीक है, तो ये हमारा सारा आता है दैट इज इन अ मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। और फिर उसके बाद में ऐसा है कि जो चीजें मेंडल ने बताई हैं, जरूरी नहीं है कि जो लॉज मेंडल के थ्रू दिए गए थे वो लॉज सारी की सारी जगह पर एप्लीकेबल हो। तो कुछ ऐसे हमारे एक्सेप्शंस भी हैं जो हमारे पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। ठीक है ना, तो जो बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जैसे हम लोग अपने ये मेंडल हैं, तो मेंडल को हम लोग बोलते हैं दैट इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। पर अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो क्या होगा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो क्या होगा। तो ये ही सारी चीजें हम लोग अपने इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग डालते हैं दैट इज द प्री मेंडेलियन आइडियाज। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग यहाँ पर, फर्स्ट वन, द प्री मेंडेलियन आइडियाज। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू क्या क्या थ्योरीज थी मैं आपको बता रही हूँ। बहुत डिटेल में हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है ना, सो एक बार बट हाँ, आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो पहले हमारे प्री मेंडेलियन थे, उसके बाद में हमारा आगे जाकर मेंडल के कॉन्सेप्ट आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इस प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के अंदर वेरी फर्स्ट थ्योरी दैट इज नोन एज moist vapor theory. This is known as moist vapor theory. Okay, so इसको हम लोग बोलते हैं this is known as moist vapor theory. This theory it was given by scientist Pythagoras. ठीक है, तो ये किसने दी थी, यहाँ पर पाइथागोरस ने दी थी। अब देखो इनके हिसाब से यहाँ पर क्या था कि जो भी इंडिविजुअल है, एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के हर एक बॉडी पार्ट से, ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था बेटा,
एवरी बॉडी पार्ट, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो वेपर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो वेपर प्रोड्यूस करेंगे। जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो वेपर प्रोड्यूस करेंगे, और जब बहुत सारे वेपर कलेक्ट हो जाएंगे तो सारे के सारे वेपर्स का एग्रीग्रिएशन होगा, वो सब इकट्ठे होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे, और जब वो सारे वेपर इकट्ठे हो जाएंगे तो आफ्टर द एग्रीगेशन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो मॉइस्ट वेपर थ्योरी गिवन बाय साइंटिस्ट पाइथागोरस, इसके हिसाब से क्या था, एवरी बॉडी पार्ट प्रोड्यूस वेपर एंड ऑल ऑफ द वेपर दे एग्रीगेट इनसाइड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। सो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसके बिहाफ पे हम बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कि ये सही है या गलत है, बट हाँ, क्योंकि यहाँ पर एज सच कोई भी साइंटिफिक प्रूवन कुछ नहीं था, तो इसको यहाँ पर हमने क्या करा, इसको यहाँ पर इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, सो ये थ्योरी क्या हो गई, दिस वाज डिस्कार्डेड। और दूसरी थ्योरी यहाँ पर आई, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव, दिस इज नोन एज रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। So this is known as reproductive blood theory. ये जो reproductive blood theory है, this theory it was given by scientist Aristotle. ठीक है, इसमें क्या है, एरिस्टोटल ने ये दिया था। अब इस थ्योरी के हिसाब से क्या था कि जितने भी मेल हैं, ठीक है, जो भी मेल हैं, मेल की बॉडी से फॉर्मेशन होता है बेटा प्योर ब्लड का। ठीक है, जो मेल है, जो रिप्रोडक्टिव ब्लड है वो कैसा होगा, प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड होगा। और फीमेल की बॉडी, फीमेल से क्या प्रोड्यूस होता है, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो मेल से प्योर ब्लड और फीमेल से इम्प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड प्रोड्यूस होते हैं। ये दोनों ब्लड आपस में जाकर के, जब दोनों ब्लड प्योर और इम्प्योर, जब ये दोनों आपस में कोऑगुलेट हो जाएंगे, जब इनकी क्लॉटिंग हो जाएगी, जब ये इकट्ठे हो जाएंगे इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, तो यहाँ पर आगे जाकर के न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, मतलब एम्ब्रियो बनेगा, एंड एम्ब्रियो से क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, सो इससे क्या होगा, बोथ ब्लड क्या हो गया बेटा, कोऑगुलेट हुआ, कोऑगुलेट होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ एम्ब्रियो का। ठीक है, और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारी थ्योरी थी, दिस इज नोन एज रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। अगेन दिस थ्योरी इट वाज डिस्कार्डेड, और अब यहाँ पर हमारी थर्ड थ्योरी है, दैट इज नोन एज होमनक्यूलस थ्योरी। This is known as homunculus theory. This theory it was given by scientist Swammerdam. This was given by scientist Swammerdam. ठीक है, अब इस थ्योरी के हिसाब से क्या था कि जो मेल और फीमेल दोनों हैं, इन दोनों के पास इनकी बॉडी में क्या है, कुछ छोटे छोटे मिनिएचर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मिनिएचर फॉर्म एंड ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें क्या है कि जो फीमेल गैमेट, मतलब बेसिकली मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, उनके अंदर कुछ मिनिएचर होते हैं, मतलब स्पर्म और एग हो गया। जैसे ही इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो जो मिनिएचर है उसकी ग्रोथ हो जाती है, और ग्रोथ होने के बाद में वो एक बड़े ऑफस्प्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आकर के इस थ्योरी के हिसाब से बेसिकली इतना जरूर आ गया कि श्योरली जो भी कुछ हो रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है, बट वो भी अभी यहाँ पर करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि जो यहाँ पर बेसिकली ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो ऑर्गेनिज्म हमारा तब होता है, क्योंकि वेरिएशन कैसे आएगा, हमारी जब मियोसिस डिवीजन होती है तो मियोसिस डिवीजन में
प्रोफेज जब चलती है, प्रोफेज 1, तो प्रोफेज 1 में हमारा क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं गैमीट के अंदर और उसी वजह से आगे वेरिएशन कॉज होते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन अभी तक यहाँ पर इस टाइम पे नहीं थी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या चीज थी कि जो यहाँ पर मेल स्पर्म है, ठीक है, जो मेल स्पर्म और फीमेल एग, ठीक है, मेल स्पर्म एंड फीमेल एग जब बेटा दोनों फ्यूज होंगे तो इनसे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में इन दोनों के अंदर क्या है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मिनिएचर, ठीक है, कुछ मिनिएचर प्रेजेंट है। ये मिनिएचर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा इस मिनिएचर की क्या होनी चालू हो जाएगी, ग्रोथ होनी चालू हो जाएगी, ग्रोथ ऑफ मिनिएचर, और इसी ग्रोथ की वजह से क्या होगा, यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारी थ्योरी थी, दैट इज नोन एज होमनक्यूलस थ्योरी, ठीक है ना। सो ये हमारी है, इससे ग्रोथ बेसिकली ट्रिगर्ड होगी, ग्रोथ की मिनिएचर ग्रो करेगा, जिससे आपको कह सकते हो कि रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। सो ये है हमारा, दैट इज द थर्ड प्री मेंडेलियन आइडियल थ्योरी। बेसिकली इनको हम लोग यहाँ पर बेटा ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। वो सब अभी क्यों होता है मैं आपको उसका आगे बताती हूँ, इनके ड्रॉबैक्स भी बता दूंगी अभी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी लास्ट जो थ्योरी है, वैसे बहुत सारी थ्योरीज हैं बट मैं लास्ट आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ, दैट इज द थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, ठीक है। अब देखो इस थ्योरी के हिसाब से क्या था, वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज गिवन बाय डार्विन, ठीक है, ये किसने दी थी, ये डार्विन ने प्रपोज की थी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या था बेटा कि ये जो पैनजेनेसिस है इसमें बेसिकली क्या है कि एवरी इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल है वो क्या है, उसके अंदर एवरी इंडिविजुअल के अंदर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल के अंदर कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उन माइन्यूट पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर टू बी नोन एज पेंजीन्स, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, पेंजीन्स बोलेंगे। ये जो पेंजीन्स हैं इनके अंदर कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ये जो पेंजीन्स है, पेंजीन्स को जैम्यूल्स भी बोलते हैं। तो इनके अंदर कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। जैसे ही मतलब बेसिकली क्या है कि जो जैम्यूल्स ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इन्हीं जैम्यूल से जो ट्रांसफर होगी इंफॉर्मेशन, वो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट बन के साथ जो जैम्यूल्स है वो अपनी इंफॉर्मेशन जितनी में वो जाइगोट तक पहुंचा देंगे। सो ये थी हमारी यहाँ पर, दिस इज द थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। तो इसमें यहाँ पर क्या है बेसिकली कि जितने भी एवरी बॉडी पार्ट है, हर एक इंडिविजुअल के एवरी बॉडी पार्ट इनके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट है, माइन्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर टू बी नोन एज जेम्यूल्स और पैंजीन्स, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो ये जो पैंजीन्स हैं कंटेन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो पैंजीन्स है बेसिकली इनके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। ये इंफॉर्मेशन कहां पर होगी, ट्रांसफर्ड टू द जाइगोट, और इससे क्या बन जाएगा बेटा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी यहाँ पर, दैट इज द प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। डिफरेंट साइंटिस्ट ने बेटा डिफरेंट तरीके से अपनी जो भी उनकी रिसर्च रही उसके हिसाब से उन्होंने बताया।
बट ये जितनी भी थ्योरीज थी इनको हम लोग यहाँ पर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोल देते हैं, क्योंकि जब पेरेंट्स से कोई भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, कोई भी कैरेक्टर है, तो उनकी मिक्सिंग होती है, ठीक है ना। सो ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, तो इसलिए इसको हम लोग ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। बट इसके हिसाब से ये जो है इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं। सबसे पहला है यहाँ पर दैट इज द स्किन कलर। लेट सपोज कोई एक मेल है, ठीक है, वो बहुत उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, एक फेयर कॉम्प्लेक्शन मेल की शादी हुई एक डार्क कॉम्प्लेक्शन फीमेल से, ठीक है भाई। तो क्या हुआ, एक बहुत ही गोरे से मेल हैं, उनकी शादी एक बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली फीमेल से शादी हुई। तो क्या ये हमेशा जरूरी है कि जो उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, जब ब्लेंडिंग होगी, दोनों की मिक्सिंग होगी, तो थोड़ा सा ब्लैक शेड, थोड़ा सा व्हाइट शेड, तो उससे क्या होगा, क्या आप ये कह सकते हो कि एवरी प्रोजेनी, जितनी भी प्रोजेनीज प्रोड्यूस होंगी, क्या उनका सबका कलर इंटरमीडिएट होगा, मतलब एवरेज होगा, व्हीटिश कलर होगा? तो ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है। ये भी हो सकता है कि जो आगे बच्चे हों, उन बच्चों का कलर किसी का बहुत ज्यादा फेयर भी हो जाए, कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चों का कलर इंटरमीडिएट रहे, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चे हों उनका कलर काफी डार्क कलर भी हो। तो ये है इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दैट इज द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑल थ्योरीज। फर्स्ट वन दैट इज द skin color in human, and second one that is the unisexual trait. देखो, ब्लेंडिंग हो रही है, तो ब्लेंडिंग की वजह से क्या है, ब्लेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द सेक्स एब्सेंट होगी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक मेल और एक फीमेल उन दोनों की ब्लेंडिंग है तो कुछ और ही प्रोड्यूस हो रहा है। अब उनमें से या तो कोई मेल ही प्रोड्यूस होगा या फिर कोई एक फीमेल ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यही है दैट इज द यूनिसेक्सुअल ट्रेट। हमारा ये हमारे ड्रॉबैक्स हैं रिगार्डिंग द प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब हम लोग बेटा अपना स्टार्ट करते हैं दैट इज द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना दैट इज द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। सो हेडिंग डालते हैं हम लोग यहाँ पर मेंडेलियन आइडियाज। सो सेकंड हमारी हेडिंग होगी यहाँ पर अबाउट द मेंडेलियन आइडियाज। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर कुछ हिस्ट्री लिखवा दे रही हूँ इनकी, कब इनका बर्थ हुआ था, ठीक है, इन्होंने क्या क्या काम किए थे। एज सच इनके क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट बेटा क्योंकि आप लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें आपको पता जरूर होनी चाहिए, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो जो मेंडेलियन आइडिया, सबसे पहले यहाँ पर कौन से साइंटिस्ट थे, दैट इज द ग्रिगोर जॉन मेंडल। ओके, ही इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम जो जेनेटिक्स के हिसाब से जो भी चीजें थी वो सबसे पहली किन्होंने एक्सप्लेन करी थी, यहाँ पर मेंडल ने एक्सप्लेन करी थी। बट जब तक ये जिंदा रहे तब तक इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, कोई किसी ने इनका कुछ नहीं अप्रिशिएशन दिया। इनकी डेथ के बाद में जो इनके करे हुए काम थे वो आगे फर्दर और साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया, उसके बाद में जाकर इनके नाम को एक काफी इंपॉर्टेंस मिली और उसी के बाद से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर इनकी बर्थ कब हुआ था, बॉर्न ऑन 22 जुलाई 1822, ठीक है। 1847 में बेटा ये एक चर्च में, मतलब चर्च मैन बन गए थे, प्राइस्ट बन गए थे, ठीक है। वहां पर इन्होंने काफी
बहुत सारा कंट्रीब्यूशन। जो मेन इस मेंडेलियन आइडियाज में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो यही है कि जो इनका चर्च था उस चर्च के पीछे ही एक गार्डन था, उस गार्डन के अंदर बहुत सारे मटर के पेड़ हुआ करते थे। तो उसी की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इन्होंने आगे जाकर जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो उसी लिए हो पाया था। ठीक है ना। 1851 में वो ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में पढ़ने चले गए थे। ठीक है, ही सेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वेना। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट the scientific basis of inheritance and variation by conducting hybridization experiment। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट यही थे जिन्होंने फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और इन्होंने वर्क किया था। ही वर्कड ऑन पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम। किस पे वर्क किया था बेटा? पाइसम सटाइवम। बेसिकली ये क्या है? दिस इज पी, और ये कौन सी पी है? दिस इज गार्डन पी। ठीक है, ये क्या है? दिस इज गार्डन पी। कितने टाइम के लिए किया था? फॉर 7 years। ठीक है, तो 7 years तक कंटिन्यूसली उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। अराउंड आप कह सकते हो 1856 से 1863 तक। ठीक है ना, तो ये इनका ड्यूरेशन था जब इन्होंने अपना पूरा पाइसम सटाइवम का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ऐसा नहीं था कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पी प्लांट के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किए थे, बट एक्सपेरिमेंट इन्होंने और भी प्लांट्स के ऊपर किए थे। ठीक है, बट हर जगह पर हर प्लांट पे उनको एग्जैक्ट जो यहाँ पर रिजल्ट मिला था वो रिजल्ट नहीं मिला था। तो दो पेड़ ऐसे भी थे जहां पर ये मतलब फेलियर इनको मिली थी, तो उसकी वजह से ये कॉन्फिडेंट भी नहीं थे अपनी सारी बातों को रखने के लिए। तो वो कौन कौन से प्लांट है मैं आपको अभी सब कुछ बताऊंगी उसके बारे में। ओके ना, इन्होंने जो वर्क किया था पाइसम सटाइवम के 7 pairs of कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। ठीक है, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे 7 पेयर। बेसिकली अगर हम देखें तो इसके अंदर जो 7 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टोटल 14 क्रोमोसोम पी प्लांट में एक सेल में प्रेजेंट है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर इस प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स देखे थे कि सीड का कलर कुछ है, सीड की शेप कुछ है। जरूरी नहीं है कि हर एक प्लांट में सीड का कलर सेम नजर आ रहा है, स्टेम की हाइट इक्वल है, तो ऐसा नहीं था। तो यही सारे थे कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। कौन कौन से हैं मैं अभी आपको बड़ा ये टेबुलर फॉर्म में ढंग से बताऊंगी। ठीक है ना, जब इन्होंने अपना ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कर लिया था तो इन्होंने एक अपना पेपर था, हिज पेपर दैट इज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन ये पब्लिश किया, was published in, कहां पर पब्लिश किया था? प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी। प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल
साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून, ठीक है, 1866 के अंदर इन्होंने यहाँ पर ये पब्लिश किया था, ठीक है ना। इसी के बिहाफ पे मैं यहाँ पर आपको 14 ट्रू ब्रीडिंग जो प्लांट की वैरायटीज हैं उसमें मैं आपको यहाँ पर कुछ कुछ बता देती हूँ कि बेसिकली इन्होंने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या चीज थी, सारी चीज, ठीक है ना। सो 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको इसका एक टेबुलर फॉर्म बना रही हूँ बेटा, इसको ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दैट इज द कैरेक्टर्स, ओके, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इसमें दैट इज द ट्रेड्स, ट्रेड्स बेटा दो तरीके के थे, एक कुछ ट्रेड ऐसे थे जो डोमिनेंट थे और कुछ ऐसे थे जो रिसेसिव थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा ट्रेड था दैट इज द डोमिनेंट, और रिसेसिव, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मैं आपको पूरा टेबुलर फॉर्म में ढंग से बताऊंगी बेटा कि क्या क्या है यहाँ पर, कौन कौन से ट्रेड्स हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक काम और भी कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा बेटर भी रहेगा हमारा, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर। तो इसमें मैं आपको साथ साथ पैरेलली ये भी बता दूंगी कि कौन से क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा कैरेक्टर हमारा प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा अच्छे से एक बार डिटेल में देख लेते हैं इसका, ताकि हर चीज आपकी क्लियर हो जाए। देखो बेटा, सबसे पहला फर्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पर जो हम लोग लेकर चलेंगे दैट इज द सीड शेप। तो फर्स्ट हमारा कैरेक्टर है दैट इज द सीड शेप, ठीक है। दो तरह की शेप थी, एक तो था भाई राउंड सीड, ठीक है, जो बिल्कुल गोल था, और एक था यहाँ पर जो रेसेसिव ट्रेड था दैट इज द रिंकल्ड। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ आपको पिच का वो बना रही हूँ। ये जो हमारा कैरेक्टर है सीड शेप का, ये कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट था, दिस इज प्रेजेंट एट द 7th क्रोमोसोम, ठीक है। सेकंड हमारा यहाँ पर दैट इज द सीड कलर, सीड का कलर, ठीक है। कुछ सीड ऐसे थे जो येलो थे, तो येलो दिस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, ये सीड है, ठीक है, और ये कैसा है बेटा, येलो है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या था, नेक्स्ट ट्रेट दैट इज द ग्रीन। तो कुछ मटर के सीड ऐसे थे जो बिल्कुल ग्रीन कलर के थे, तो जो ग्रीन वाला था दैट इज रेसेसिव वन। बेटा ये जो रेसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं बेसिकली ये सारा का सारा सब कुछ चीजें एसोसिएटेड होती हैं एंजाइम्स के ऊपर। कैसे होती हैं मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं समझा रही हूँ, ठीक है। ये जो हमारा क्रोमोसोम था ये कहां पर प्रेजेंट था, प्रेजेंट एट द फर्स्ट क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये किस पे प्रेजेंट था, हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट था। नेक्स्ट वन दैट इज द स्टेम हाइट। तो थर्ड हमारा कैरेक्टर है दैट इज द स्टेम हाइट। तो कुछ पेड़ ऐसे थे बेटा जो टॉल थे, ठीक है, तो टॉल कैसा है दैट इज द डोमिनेंट वन, और कुछ ऐसे थे जो शॉर्ट थे, छोटे पेड़ थे, दैट इज द ड्वार्फ। तो ड्वार्फ कैसा था हमारा, दिस वन इज द रेसेसिव कैरेक्टर, और ये कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट था, दैट इज द 4th क्रोमोसोम, दैट इज द 4th क्रोमोसोम। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन दैट इज द फ्लावर कलर, ठीक है। तो बेटा कुछ पेड़ ऐसे थे जिनके अंदर जो फ्लावर था
ठीक है, जो मेजॉरिटी के अंदर जो फ्लावर था वो वॉयलेट कलर का था, तो वॉयलेट वन दैट इज द डोमिनेंट। तो ये सपोज हमारा फ्लावर है, दिस इज अ डोमिनेंट फ्लावर। और कुछ पेड़ों पे ऐसा था कि व्हाइट कलर का फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा था, ओके ना। सो व्हाइट वन दिस इज द रेसेसिव कैरेक्टर। ये बेटा कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट क्रोमोसोम। नेक्स्ट वन, fifth character, that is the flower position। फ्लावर की पोजीशन, कुछ फ्लावर की पोजीशन ऐसी थी जो एक्सियल थी, किनारे किनारे, जैसे सपोज ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ, दिस इज एक्सियल। सपोज ये हमारा कोई एक प्लांट है, कुछ कुछ जगहों पे फ्लावर ऐसे इधर इधर प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये क्या था, दिस इज अ डोमिनेंट वन। और कुछ ऐसे थे जो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो टर्मिनल का मतलब क्या है, दिस वन, जैसे ये यहाँ पर बिल्कुल टॉप पर प्रेजेंट है। ये वाला हमारा जो कैरेक्टर है ये कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट था, दैट इज प्रेजेंट ऑन द फोर्थ क्रोमोसोम। बड़े स्टेबुलर फॉर्म से ना क्वेश्चंस पूछ ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट वन दैट इज द पॉड शेप। पॉड क्या होता है बेटा, जो भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी जो फ्रूट्स होते हैं, जो फलियां होती हैं, उसको हम लोग पॉड बोलते हैं। तो पॉड की शेप कुछ ऐसी थी जो फुल, ठीक है, और इन्फ्लेटेड थे। फुल और इन्फ्लेटेड का मतलब क्या है, लेट सपोज ये कोई सपोज ये कोई एक फुल है, ठीक है ना। और दूसरा कैरेक्टर है दैट इज द कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड कैसी होती है बेटा, जैसे सपोज आप ये देखना बेटा, आपको आप ये इस टाइप की जो मटर है वो आपको फरवरी का जो टाइम आता है उसमें देखने को मिलेंगी ज्यादातर, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर है दिस इज अ कॉन्स्ट्रिक्टेड। ये कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द फोर्थ क्रोमोसोम। लास्ट वन दैट इज द पॉड कलर। बेटा कुछ ऐसे थे पॉड, कुछ मटर की फलियां ऐसी हैं जिनका कलर ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो वो हमारा दैट इज द डोमिनेंट वन। और कुछ ऐसी होती हैं जो येलो कलर का कलर होता है, वो हमारे रेसेसिव है। ये हमारा कहां पर प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट ऑन द फिफ्थ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये है हमारा ठीक है। सो ये है हमारे ऑल ऑफ द 7 कैरेक्टर्स एंड 14 ट्रेड्स विद अलोंग विद द क्रोमोसोम नंबर। इसको बेटा बाय हार्ट लर्न कर लेना। अब इसमें मैं एक चीज आपको यहाँ पर बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये हमारे जितने भी हैं, जैसे यहाँ पर आपको सीड शेप दिख रहा है, तो जो भी डोमिनेंट है, जितने भी डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, और जो रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये जो राउंड है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। और रिंकल्ड को किससे करेंगे हम लोग, दैट इज द स्मॉल आर। डोंट राइट स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, इसको हम स्मॉल आर से करेंगे। येलो को कैपिटल वाई से, ग्रीन को किससे करेंगे हम लोग, स्मॉल वाई से, ठीक है। टॉल को किससे करेंगे हम लोग, कैपिटल टी से। ड्वार्फ को किससे करेंगे हम लोग, स्मॉल टी से। वॉयलेट को किससे करेंगे, कैपिटल वी से। व्हाइट को किससे करेंगे, स्मॉल वी से। एक्सियल को करेंगे कैपिटल ए से। टर्मिनल को करेंगे स्मॉल ए से। फुल और इन्फ्लेटेड को करेंगे हम लोग कैपिटल एफ से। कॉन्स्ट्रिक्टेड को करेंगे स्मॉल एफ से, ठीक है। ग्रीन को करेंगे बेटा कैपिटल जी से, और येलो को करेंगे हम लोग स्मॉल जी से। तो ये है हमारे यहाँ पर ये पूरा मतलब इसको समझने के लिए, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। जितने भी रेसेसिव कैरेक्टर है वो हमारे कैसे होते हैं, ऑल ऑफ द रेसेसिव कैरेक्टर दे आर रिटन इन अ स्मॉल लेटर, ठीक है ना।
स्मॉल अल्फाबेट से लिखे जाएंगे। सो ये है हमारा अबाउट द ऑल ऑफ द 14 ट्रेट्स जो यहाँ पर मेंडल ने देखे थे, ठीक है ना। ये सारे के सारे चीज। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यहाँ पर जितने भी देख रहे हो मैक्सिमम जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो कौन से क्रोमोसोम नंबर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज दे आर प्रेजेंट ऑन द 4th क्रोमोसोम। सो ये एक साइंटिस्ट थे ब्लिक्स्ट। सो अकॉर्डिंग टू एस ब्लिक्स्ट, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लिस्ट, जो यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स सिचुएटेड ऑन 4 क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेटा देखो ना तो क्रोमोसोम नंबर 2 देखने को कहीं मिला, ना आपको यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 3 देखने को मिला, ना आपको यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 6 देखने को मिला। तो ऐसे कोई क्रोमोसोम नहीं देखने को मिले, ठीक है। और जो मेजोरिटी के अंदर जो हमारे कैरेक्टर हैं वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, दैट इज द 4th वन। तो टोटल 4 ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, कौन कौन से, 1, 4, 5 एंड 7, ठीक है। 1, 4, 5, 7 इन 4 के ऊपर प्रेजेंट है, और जो मैक्सिमम कैरेक्टर है वो 4th नंबर क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर हमारा मेंडल ब्लिक्स साइंटिस्ट ने बताया था इस चीज के रिगार्डिंग। यहाँ पर एक नोट डाल के एक चीज लिखते हैं कि भाई ये जो मेंडल थे इनका जो वर्क था एक्चुअली रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि इन्होंने कुछ फेलियर भी देखे थे। सो मेंडल failed to produce सेम रिजल्ट ऑन, जैसा यहाँ पी में देखा था पाइसम सटाइवम में, वैसा सेम रिजल्ट 2 प्लांट्स में नहीं देखा गया था, एक थे हॉकवीड और एक थे लब बीन्स, ठीक है। तो एक है यहाँ पर दैट इज द हॉकवीड, दैट इज द हायरेशियम, एंड सेकेंड वन दैट इज द बीन्स। तो बीन्स कौन सी थी, दैट इज द लब बीन्स, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर क्या हुआ था भाई, यहाँ पर ये जो हमारे कैरेक्टर्स हैं जो उनका फेलियर भी रहा है कि ये दोनों प्लांट्स के ऊपर सेम रिजल्ट उन्होंने ऑप्ट नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं कि जो मेंडल है मेंडल वर्क डिड नॉट रिसीव any recognition टिल 1900, उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी। 1900 तक भी मेंडल के किसी भी काम को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला था, सबसे पहली चीज थी कि उस टाइम पर भाई व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो जो कम्युनिकेशन है दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन था तो वो बहुत डिफिकल्ट था, नॉट प्रॉपर कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था। सेकेंड वन, जब इन्होंने यहाँ पर ये अपना पूरा काम किया था, मेंडल का जो पूरा एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर इन्होंने अपने मैथमेटिकल एंड लॉजिकल वर्क भी, इन्होंने अप्रोचेस भी यूज करी थी जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और न्यू कॉन्सेप्ट था फॉर द बायोलॉजिकल फिनोमिना, और मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था, मैथमेटिकल and statistical analysis in biology, ठीक है। तो बायो में इन्होंने क्या करा था बेटा, कुछ अपने मैथमेटिक्स अप्रोचेस डाले थे जो कि बहुत न्यू थे, ठीक है। और थर्ड एक चीज थी जो हम आज के टाइम में जिसको जीन 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 बोलते रहते हैं, उस टाइम पर इन्होंने उसको जीन ना बोल के इन्होंने फैक्टर बोले थे, ठीक है। और उसका एक कुछ ठीक से प्रूफ भी नहीं दिया था कि ये क्या होता है, फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था। सो ये भी एक इनका रीजन था, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है
could not provide any physical proof for the existence of factors. ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ रीजन रहे थे। इसके बाद में यहाँ पर रीडिस्कवरी हुई मेंडल वर्क की। सो यहाँ पे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, ठीक है, कब हुई? 1900s में बेटा स्टार्ट हुई। 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? फर्स्ट वन दैट इज द हुगो डी वेरिस, ठीक है, ये कौन थे? डच साइंटिस्ट, होलैंड। नेक्स्ट वन दैट इज द कार्ल कोरेंस, German, and third one that is the Erich von Schemack. एरिक वॉन शेमाक, ये बेटा ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रियन, ठीक है। तो ये तीनों साइंटिस्ट थे। इन तीनों साइंटिस्ट ने जितना भी मेंडल का वर्क था वो सारे के सारे वर्क पे दोबारा से रीडिस्कवरी करी। उन्होंने देखा कि जो कुछ मेंडल ने किया था वो कैसे कैसे सब चीजें हुई थी, और फिर इसके बाद में जाकर के इस पूरे के पूरे जो मेंडल थे उन्हीं को उसके बाद में ये देखा गया कि ये इकलौते ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था जेनेटिक्स फाइंड करने का। इससे पहले एज सच कोई भी साइंटिस्ट इसका फिजिकल प्रूफ इसका ठीक से नहीं बता पाए थे। सो ये था हमारा अबाउट ऑल ऑफ द कंटेंट रिगार्डिंग द मेंडल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें अब बेटा हम लोग अपने ये मेरा आज तक का लेक्चर है। अब इस नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपने यहाँ पर कुछ स्टार्ट करूंगी टर्मिनोलॉजीज, जैसे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, एलील्स, जीन्स, ये सब क्या होते हैं एक बार इनका हम ये करके फिर हम लोग अपने स्टार्ट करेंगे अबाउट द लॉ ऑफ जो मेंडल के लॉ थे, मेंडेलियन लॉज। First one that is the law of dominance, second one that is the law of segregation, and third one that is the law of independent assortment, ठीक है। so इसको अब हम लोग बड़ा नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। ये बहुत सिंपल कंटेंट था जो आज मैंने आपको प्रोवाइड किया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एग्जैक्ट जेनेटिक्स अपने स्टार्ट करने वाले हैं। सो बड़ा ध्यान रखना अपना, पढ़ते रहो, ठीक रहो, खुश रहो, बिंदास रहो, मस्त रहो। अपना कोई भी चीज आपको लैक नहीं करनी है, रोज पढ़ाई करनी है। कोई आपको डाउट लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बताना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।